हमने कल स्पिनोज़ा का कंसेप्ट ऑफ सबस्टेंस समझने की कोशिश की। आज हम बाकी दो एट्रीब्यूट और मोड्स को समझने की कोशिश करेंगे। मैंने बिगिनिंग में भी कहा था स्पिनोज़ा फॉर मी हैज़ बीन वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, सो आई डोंट थिंक आई स्टिल अंडरस्टैंड व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू से। मैं इनफैक्ट ही टॉक्स अबाउट 3 लेवल्स ऑफ नॉलेज। उसमें से आई एम एबल टू अंडरस्टैंड 2, बट द वन दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, the third level of knowledge, but I don't think I'm able to understand that yet. So the difficult part of his philosophy, for me it can be easy, for someone else, starts now. Is the discussion of on attributes and modes. By understanding knowledge और understanding में यही difference होता है कि I have adequate knowledge of it, what he is saying, that I can tell you. But what he means by it, उसको मतलब to be in a state in which Spinoza is replicating that state inside me, कि when he uses these words, what he is thinking, what he is trying to say, that is actually understanding. That I do not think I have yet. But let us see हम क्या कर सकते हैं about attributes and modes and further discussion. Let's rewind a little पहले कि जब हमने डेकार्ट पढ़ा था वहाँ पे हमने फर्स्ट टाइम ये डिस्कशन किया था सबस्टेंस, एट्रीब्यूट और मोड का। तो हमने बात की थी कि जब हम किसी शय की, किसी बॉडी की एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट समथिंग एज एन इंडिपेंडेंट सबस्टेंस। सबस्टेंस से वी अंडरस्टैंड दैट विच एग्जिस्ट्स, जो अपनी एग्जिस्टेंस के लिए किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है। और हमने उस वक्त बात की थी कि स्ट्रिक्टली स्पीकिंग देयर कैन बी एंड देयर इज ओनली वन सबस्टेंस, जो डेकार्ट के लिए गॉड था, क्योंकि वही एक है दैट अलोन एग्जिस्ट्स इन हिमसेल्फ, थ्रू हिमसेल्फ, डज नॉट इन्वॉल्व द एग्जिस्टेंस ऑफ एनीथिंग एल्स। फिर उन्होंने रिलेटिव सबस्टेंसेस की भी बात की थी, माइंड एंड बॉडी, और उसको इन्होंने रिजेक्ट किया स्पिनोजा। इट्स अ कंट्राडिक्टरी यूज ऑफ टर्म्स, and we were able to understand why would he say that. Further, एसेंशियल प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक किसी भी सबस्टेंस का, उसको उसका एट्रीब्यूट बोलेंगे। ये दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। जैसे माइंड का एट्रीब्यूट है कॉन्शियसनेस, बॉडी का एट्रीब्यूट है एक्सटेंशन। ये जो एट्रीब्यूट है माइंड का कॉन्शियसनेस, और ये जो बॉडी का एट्रीब्यूट है एक्सटेंशन, ये डिफरेंट डिफरेंट वेज में खुद को प्रेजेंट करेगा। It manifests itself in a lot of ways. Consciousness is not always the same. It is sometimes happy, sometimes elated, sometimes sad, sometimes thinking about a cup, sometimes thinking about a car. So consciousness is like changing every time. So it is present in different modes. Similarly, extension also uh, is like modified. Sometimes it is like tall, sometimes short, sometimes lying, sometimes standing. Can be in any form extension. So ये जो मॉडिफिकेशन है एट्रीब्यूट की, इसको मोड कहते हैं। किसी चीज़ की फिगर कैसी है, दैट वुड बी अ मोड ऑफ इट्स एक्सटेंशन। एक्सटेंशन इज द एट्रीब्यूट ऑफ द सबस्टेंस कॉल्ड बॉडी। तो ये हमने तब देखा था जब हमने डेकार्ट की बात की थी। अब स्पिनोजा इसी ट्रेडिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, तो लेट्स सी व्हाट ही सेज। इट ऑलमोस्ट सेम, लगभग सेम ही बात कह रहे हैं वो भी। हमने सबस्टेंस तो देख लिया, वो लगभग सेम ही था, वहाँ पे उन्होंने सिर्फ डिस्टिंक्शंस को हटा दिया कि डिस्टिंक्शंस डोंट एग्जिस्ट। एट्रीब्यूट्स ये कहते हैं कि सबस्टेंस एट्रीब्यूट्स के बिना हो ही नहीं सकती। देयर कैन बी नो सबस्टेंस विदाउट एनी एट्रीब्यूट्स।
लेकिन एट्रीब्यूट्स एसेंशियल या एक्सीडेंटल हो सकते हैं। एसेंशियल एट्रीब्यूट्स किसी भी सब्सटेंस को डिफाइन करते हैं। अगर ये ना हो तो जिस चीज़ के बारे में बात हो रही है वो चीज़ रहेगी ही नहीं। एक्सीडेंटल एट्रीब्यूट्स अगर ना रहे चीज़ तब भी वो रह सकती है। जैसे अगर हम काऊ की बात करें, इफ द काउनेस फ्रॉम अ काउ इज रिमूव्ड इट ceases टू बी अ काउ। बट if it's, say for example, color is brown, but if this color is removed and it is white in color, now the cow can still be cow. तो ये एक्सीडेंट काउ की एक्सीडेंटल क्वालिटी क्या होगी? इट्स कलर। काउ की एसेंशियल क्वालिटी क्या होगी? काउनेस। सुपिनोजा के वर्ड्स में बाय एट्रीब्यूट आई मीन दैट विच इंटेलेक्ट परसीव्स एज कॉन्स्टिट्यूटिंग द एसेंस ऑफ सब्सटेंस। अब यहाँ पे मसला आ जाता है। ये जो सेंटेंस इनने यूज़ किया, मैंने पहले भी आपको ये बोला था कि सुपिनोजा की कोई भी इंटरप्रिटेशन पॉसिबल है, इंटरप्रेटेड इन एनी वे। ये एक ही सेंटेंस है, इससे दो इंटरप्रिटेशन निकलती है टोटल ऑपोजिट, बिल्कुल पैरेलल ऑपोजिट। देखिए इस सेंटेंस में इन्होंने क्या बोला? बाय एट्रीब्यूट आई मीन दैट विच इंटेलेक्ट परसीव्स, विच इंटेलेक्ट परसीव्स, दैट मीन्स इंटेलेक्ट जिसको परसीव करता है, इंटेलेक्ट के अंदर चीज हो रही है, सो इट इज समथिंग दैट्स गोइंग ऑन इनसाइड योर माइंड। इसका सेकेंड हाफ क्या बोलता है? विच इंटेलेक्ट परसीव्स एज कॉन्स्टिट्यूटिंग द एसेंस ऑफ सब्सटेंस। तो दैट मीन्स नो, इट्स नॉट हैपनिंग इनसाइड योर माइंड, इट्स एक्चुअली इन द सब्सटेंस। सो इट हैज बीन इंटरप्रेटेड इन बोथ वेज कि ये शायद रियलिस्ट है, ये कह रहे हैं कि एसेंसेस एक्चुअली थिंग्स में एग्जिस्ट करती हैं, या ये आइडियलिस्ट हैं कि ये कहते हैं कि एसेंसेस माइंड में एग्जिस्ट करती है। सो चूज योर, मतलब जैसे आपको सही लगे। तो हमारे लिए अभी क्या सवाल है? क्या एट्रीब्यूट सब्जेक्टिव है? क्या ये वो है जो ह्यूमन इंटेलेक्ट परस्यू करता है? तो ये दोनों इंटरप्रिटेशन पॉसिबल है, लेकिन अगर हमें एक पोजीशन लेना हो तो हम क्या कहेंगे? हम सुपिनोजा की जनरल थॉट से ये देख पाते हैं कि सब्जेक्टिविज्म के कायल नहीं है। बाकी जगहों पे हमको ये दिखता है। स्कॉलिस्टिक लॉजिक में के ट्रेडिशन से पले बड़े हैं, सो अकॉर्डिंग टू विच देयर कुड बी नो सबस्टेंस विदाउट द एट्रीब्यूट्स। तो एट्रीब्यूट्स डू बिलोंग टू द सबस्टेंस एज इट्स एसेंस। तो हम फॉर आवर डिस्कशन ये कंक्लूड कर सकते हैं कि he does accept essences to be belonging to the object, they are not just in your mind. अब जब सबस्टेंस की हम बात कर रहे थे इससे पहले, तो सुपिनोजा के लिए सबस्टेंस सेल्फ कंटेन्ड है, इनफाइनाइट है। अभी इनफाइनाइट से नेचुरल कॉरोलरी ये निकलती है कि इसके एट्रीब्यूट्स कितने होंगे? इनफाइनाइट। तो इस वजह से सुपिनोजा के जो सबस्टेंस है इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स है। हर एक एट्रीब्यूट एक्सप्रेस करता है एसेंस ऑफ द सबस्टेंस इनफाइनाइटली। ये जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं जो एसेंस बताते हैं सबस्टेंस की, यहाँ पे एक और मसला खड़ा हो जाता है। इन्होंने क्या कहा था पहले? एवरी डिटर्मिनेशन इज नेगेशन। तो हर एक एट्रीब्यूट क्या करेगा? तब लिमिट करेगा सबस्टेंस को। सो व्हाट डज सुपिनोजा से अबाउट इट? सुपिनोजा कहते हैं ना, कैनॉट मेक द सबस्टेंस लिमिटेड। ऐसे कैसे? सुपिनोजा कहते हैं सिर्फ दो कंडीशन में एक एट्रीब्यूट किसी सबस्टेंस को लिमिट कर सकता है। सो एवरी डिटर्मिनेशन इज ए नेगेशन ओनली व्हेन टू कंडीशंस आर फुलफिल्ड। क्या है ये? इफ एन एट्रीब्यूट एक्सक्लूड्स द पॉसिबिलिटी ऑफ अदर एट्रीब्यूट्स, जैसे गॉड इज टॉल, दिस excludes the possibility of God being short. God is red, this excludes that he is blue, pink, violet, anything. So if
one determination does not negate any other determination. ठीक, और इसके अलावा if an attribute by itself is finite, और खुदा के इनफाइनाइट एट्रीब्यूट्स हैं जो ना ही खुद एक दूसरे को लिमिट करते हैं ना ही सबस्टेंस को लिमिट करते हैं, ये को एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज है। तो ये था इनका मानना। अब लेकिन हमारे लिए मसला, जब हम इसको स्पिनोजा खुद क्या समझ रहे थे क्या थे, जब हम इसको देखते हैं हमारे दिमाग में ये ख्याल तो उठेगा ही, वेदर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स कैन एक्चुअली को एग्जिस्ट विदाउट म्यूचुअल एक्सक्लूजन। स्पिनोजा इसको कैसे सॉल्व करते हैं? स्पिनोजा कहते हैं कि ये जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं, ह्यूमन इंटेलेक्ट सिर्फ दो को परसीव कर सकता है, क्योंकि हम खुद लिमिटेड ही हैं। तो हम सिर्फ दो चीज़ों को, दो एट्रीब्यूट्स को ही हम क्या कहते हैं इसको, वी कैन ओनली परसीव टू एट्रीब्यूट्स, एक्सटेंशन एंड थॉट। अब ये थॉट एंड एक्सटेंशन तो आप ऑलरेडी देख चुके हैं डेकार्ट में, माइंड एंड बॉडी, ये वही है फिर से। तो यहाँ पे भी आपको पता चलेगा कि ही इज़ एक्चुअली रिफाइनिंग डेकार्ट। और ये दोनों माइंड एंड बॉडी, दीज आर इनफाइनाइट ऑफ देयर ओन काइंड। तो जैसे ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे ही इनफाइनाइट नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स कैन को एग्जिस्ट। ये जो ये डॉक्ट्रिन है इनफाइनाइट एट्रीब्यूट्स का, ये इनके डेफिनेशन ऑफ सबस्टेंस से ही निकलता है। लेकिन फिर से जो मसला डेकार्ट को आया था वो इनके सामने भी है। ये आपस में इंटरेक्ट कैसे करते हैं? तब पैरेलली एग्जिस्ट करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं एक दूसरे को, बट हाउ डू दे इंटरेक्ट, जिसके लिए पीनियल ग्लैंड वाला कंसेप्ट डेकार्ट ने लाया था। स्पिनोजा के लिए भी ये मसला है। डेकार्ट ने क्या कहा था? डेकार्ट ने माइंड एंड बॉडी को रिलेटिव सबस्टेंसेस बनाया था जो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। ये जो ये इंडिपेंडेंस था, ये उस वक्त का भी एक प्रोडक्ट है। ये जो डेकार्ट ने माइंड और बॉडी का इंडिपेंडेंस बताया, इट रिफ्लेक्ट्स द पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ हिज एज एज वेल। साइंस और रिलीजन, रिलीजन इज द डोमेन ऑफ माइंड, साइंस इज द डोमेन ऑफ बॉडी। तो ये उसका भी है। तो ये जो जितने भी इसके फ़ायदे होंगे, वी डिस्कस्ड इट एट दैट पॉइंट कि इट डज नॉट फाइनली सॉल्व आवर प्रॉब्लम। कि चलो मान लिया दो हैं, लेकिन ये आपस में इंटरेक्ट कैसे करते हैं वो आंसर नहीं हो पाया। फर्स्ट, देयर कुड बी ओनली वन सबस्टेंस एंड इफ देयर वेर मोर देन वन दे वुड लिमिट ईच अदर। ये क्रिटिसिज्म हमने उसी वक्त देखा। दे वुड डिस्ट्रॉय ईच अदर सबस्टेंशियलिटी, ये स्पिनोजा ने भी बोला। और दूसरा कि म्यूचुअल इंटरेक्शन होता फाइनली कैसे है, एक सटल चीज़ और एक मटेरियल चीज़ आपस में, हाउ वुड दे टच ईच अदर, हाउ वुड वन इम्पैक्ट अनदर। ये पोजीशन फर्दर, और मतलब स्पिनोजा से पहले डेकार्ट के बाद, इट गॉट फर्दर कॉम्प्लिकेटेड बाय अ न्यू थियरी, नॉट a new theory technically, but it was held by Descartes के followers, theory called occasionalism। occasionalism के फैन बहुत सारे हैं। I myself might be one of these. According to this theory, extension is not the cause of thought and vice versa, but one is the occasion of other। कहने का मतलब, फिजिकल चीज़ें जितनी भी है कायनात में, या ह्यूमन माइंड्स या फिजिकल थिंग्स जितनी भी हैं, हम इंट्यूटिवली सपोज करते हैं इनका आपस में कॉजल रिलेशन। मैंने सोचा, मैंने अपना हाथ उठाया, सो देयर वाज अ कॉज एंड द इफेक्ट वाज रेजिंग ऑफ द हैंड। आई पुश समथिंग एंड इट फेल, सो देयर वाज दिस कॉज ऑफ पुशिंग एंड द बॉटल फेल, दैट वाज द इफेक्ट। ये ओकेजनलिज्म क्या कहता है कि नो, दैट इज नॉट द केस, दीज रिलेशंस आर कॉन्सिक्वेंस ऑफ गॉड्स विल। कहने का मतलब कि व्हेन यू विल्ड कि हाथ उठाऊं, गॉड रेज्ड योर हैंड, खुदा ने आपका हाथ रेज किया।
सिमिलरली आपने हाथ को बॉटल को धक्का दिया, बॉटल का गिरना खुदा ने चाहा कि so God made that effect possible. So God intervenes at such occasions in causing changes in mind and body. अब स्पिनोजा के सामने ये भी था। स्पिनोजा बिल्कुल इसको फेवर नहीं करते थे इस थॉट को। he did not favor this appeal to some mythical god. तो इस वजह से ये भी एक रीज़न बना कि स्पिनोजा रिजेक्टेड कार्टेशियन डुअलिज्म होलसेल, और सबस्टेंशियलिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी को रिजेक्ट करने का एक और रीज़न ये भी बना। अब ये खुद क्या कहते हैं? He regards mind and body, extension and thought as two of the many inseparable aspects of a single all-inclusive reality. ये एक ही चीज़ के, जैसे कॉइन के दो फेसेस होते हैं, एक लेंस का कनकेव और कन्वेक्स साइड होता है, ये वैसे ही है। अभी कोएग्जिस्टिंग एट्रीब्यूट्स हैं, तो ये इनका देयर इज नो एक्चुअल इंटरेक्शन पर से। अब इनका रिलेशन क्या है? अगर आप उसमें इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, रिलेशन क्या है? देर आर पैरेलल टू ईच अदर। हमने उस वक्त भी बात की थी कि पैरेललिज्म का भी एक कंसेप्ट है, ये इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। ईच केपेबल ऑफ एक्सप्रेसिंग गॉड इनफाइनाइटली इन इट्स ओन वे। सो गॉड इज एक्सटेंडेड एज वेल एज थिंकिंग, जैसे coin is heads as well as tails. It is both. So from one viewpoint, God appears as infinite extension, and from other, he appears to be an infinite intellect. जैसे कोई इंसान है, same person is Jacob in one sense and Israel in another sense. Same person, say for example, Ram is Ram in one sense and he is Maryada Purushottam in another sense. तो ऐसे Kalki is Kalki in one sense and last avatar in another sense. So, to every mode of extension, there corresponds a mode of thought in same order or series. जब आप हाथ रेज कर रहे होते हो, माइंड में पैरेलली हाथ रेज करने की एक ख्वाहिश होती है। So there is a mode of thought that I should raise my hand, and there is a mode of extension that the hand is risen. One did not cause another. One and the other are not even separate. They are one and the same thing. क्योंकि एक ही चीज़ में वो दोनों चीज़ें हैं। जैसे एक सर्कल, एक्चुअल सर्कल एंड द आइडिया ऑफ सर्कल आर वन एंड द सेम थिंग, ये है ही नहीं। आप क्या कर रहे हैं? बाय द पर्सपेक्टिव ऑफ एक्सटेंशन, द रियल सर्कल जो है आपके सामने, एंड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ थॉट जो आपके माइंड में है लेकिन ये एक्चुअली एक ही चीज़। ये जो पैरेललिज्म है और इनफाइनाइट एट्रीब्यूट्स का जो डॉक्ट्रिन है, this shows that not only God but everything has an aspect of infinite viewpoints, but we human beings can know only two: extension and thought. अब अगला सवाल जो स्पिनोजा को फेस करना है वो ये है कि why two only? Why are we condemned to two attributes alone? अगर थॉट एक्सटेंशन को जान सकता है, दैट मीन्स ये खुद के अलावा किसी और एट्रीब्यूट को जान सकता है, तब ये किसी और एट्रीब्यूट को क्यों नहीं जान सकता? तो दो सवाल हो गए। देयर आर टू क्वेश्चंस नाउ स्पिनोजा के सामने। एक कि व्हाई आर वी कंडेम्ड टू ओनली टू एट्रीब्यूट्स, और दूसरा इफ वी कैन नो वन, मतलब इफ द थॉट कैन नो एटलीस्ट वन, व्हाई नॉट अदर्स? He points out that human beings can know only two because they are embodied spirits. अब ये प्रॉब्लम को नाम देना है, ये सॉल्यूशन नहीं है। आपने इस प्रॉब्लम को नाम दे दिया कि why are we not able to see other things? Because we are not able to see other things, and because we are not able to see other things का नाम आपने रख दिया ह्यूमन।
बिकॉज वी आर ह्यूमन। तो स्पिनोजा ने यही किया यहाँ पे। एक और मसला जो खड़ा होता है, हर एक चीज के इन्होंने बोले इनफाइनाइट व्यू पॉइंट्स हैं, एवरीथिंग इज एंडोड विद इट। हर किसी चीज के इनफाइनाइट एस्पेक्ट्स हैं, इनफाइनाइट एट्रीब्यूट्स हैं। हम भी तो इसी में एग्जिस्ट करते हैं, हमारे भी इनफाइनाइट व्यू पॉइंट्स हैं, हमारे भी इनफाइनाइट एस्पेक्ट्स हैं। देन व्हाई आर वी कंडेम्ड टू टू? तो खैर, ये इस मसले को स्पिनोजा सॉल्व नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा भी और इनकंसिस्टेंसीज हैं। First, there seems to be no logical reason why the indeterminate substance which has no determination shall have any attribute at all. ये पहला मसला है। इसमें कहने का मतलब कि जब स्पिनोजा ने ये कहा कि this determination is not negation, we are disagreed. We are like, no, you were right when you said determination is negation. Any kind of determination is actually negation. That's what we are criticizing him for. Secondly, आपने जो ये एट्रीब्यूट्स की दुनिया खड़ी की, इन एट्रीब्यूट्स का आपस में क्या रिलेशन है? दे आर इनफाइनाइट बट दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर। तो सबस्टेंस क्या हुआ तब? सबस्टेंस इज मेयर एग्रीगेट, इट्स नॉट एन ऑर्गेनाइज्ड होल। ये तो ऐसी बात होगी, ये मतलब you have just named the aggregated something. It is not in itself an it's not a one whole thing. ये सिर्फ आपने एक नाम दे दिया उस क्लास को। देयर आर डिफरेंट थिंग्स विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। देयर इज मल्टी रियलिटी। आप उस मल्टी रियलिटी को एक करके बोल दी कि एक रियलिटी है। जब तक आप कोई अंडरलाइंग प्रिंसिपल ना बताएं कि ये सब चीज़ें हाउ दे आर लिंक टू ईच अदर, तब तक ये इंडिपेंडेंट ही है। आपने ऐसा ही किया। ऐसे किसी एग्रीगेट की रियल ट्रू यूनिटी हो ही नहीं सकती। स्पिनोजा एस्टैब्लिश करने क्या निकले थे? रियल ट्रू यूनिटी। क्या कर बैठे? नथिंग। कुड नॉट सॉल्व इट। तीसरा मसला, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, इससे कुछ डिफाइन हुआ? कुछ नहीं हुआ। ये फिर से एक नाम हो गया, दैट्स ऑल। इट लीव्स द सबस्टेंस एज इनडिटरमिनेट एज बिफोर। ये ऐसी बात होगी, ये इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है कि क्या बताऊं कितना खूबसूरत है। ये ऐसी बात होगी कि कैन नॉट बी एक्सप्लेन, सिंपल एज दैट। नाउ वी कैन से इट इज अनिर्वचनीय, but that does not solve it as well. Then why did you have to say it has infinite number of attributes? Don't say anything. तो ये वाला भी मसला है। इसके बाद ये टर्म्स ही वेग हैं सारी। मेरा पर्सनल क्रिटिसिज्म यही रहता है हमेशा, एंड दिस अप्लाइज टू अदर्स एज वेल, कि ये कहना, फॉर एग्जांपल जैसे वेदांत स्कॉलर्स कहते हैं कि आत्मन इज सच्चित आनंद। व्हाट डज इट मीन टू से दैट? We know it from Indian philosophy that they finally say कि it is anirvachani, it has to be experienced, and I concede that, but it doesn't make any sense to call it Sachidanand then. Similarly here, कि आपने बोल दिया infinite thought, infinite extension, इन words का मतलब क्या है? Infinite thought क्या होता है? Can we conceive infinite thought? We cannot. It is a useless thing for us. क्या ये प्योर कॉन्शियसनेस है वेदांत वालों की? अब प्योर कॉन्शियसनेस खुद में क्या होता है ये भी हम नहीं समझ पाते। वहाँ पे वो दे यील्ड एक्सपीरियंस फाइनली, कि एक्सपीरियंस, ओके आई विल शो यू व्हाट इट मींस। यहाँ पे भी यही मसला है। एक और मसला, इन्होंने जो ये कॉन्शियसनेस, ये और ये वेदांत पे भी एक क्रिटिसिज्म हम कर सकते हैं एक्सटेंड। ये कॉन्शियसनेस आपने बोल दिया एट्रीब्यूट है। कॉन्शियसनेस विच इज नॉट ए कॉन्शियसनेस ऑफ समथिंग इज नथिंग। कॉन्शियसनेस इज ऑलवेज ग्राउंड फॉर समथिंग। कॉन्शियस का मतलब क्या हुआ? बीइंग कॉन्शियस ऑफ समथिंग, एंड इट इज कॉन्शियस ऑफ नथिंग, इट इज एक्चुअली नथिंग। इनफाइनाइट एक्सटेंशन पे भी ऐसे ही हम क्रिटिसिज्म कर सकते हैं।
The very nature of extension in front of us is concrete. It has to be limited. It cannot be infinite. अगला मसला, आपने बोला चीज एक ही है फाइनली एक ही चीज, सबस्टेंस इज वन. नाउ यू आर टेलिंग मी कि उसी सबस्टेंस के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं. आई वुड कंसीडर ऑल ऑफ इट, बट आई नो टू, ये भी मैंने कंसीडर कर लिया, सारा क्रिटिसिज्म मैंने वापस लिया. लेकिन ये जो दो आपने बोले, इन दोनों के कैरेक्टर क्या है, इन दोनों के एसेंसेस क्या है? एक है कॉन्शियस, दूसरा है एक्सटेंशन. कॉन्शियसनेस इज बाय डेफिनेशन inextended, it does not have extension, and material is by definition having extension. So how can the same substance be extended and not extended at the same time? एक और मसला. अब हम we can picture it as two parallel lines, we can go on with their coexistence, लेकिन ये सोच जस्टिस नहीं करती है हमारे जो सवाल था. स्पिनोजा के लिए माइंड एंड बॉडी आर वन एंड द सेम. ये तो डेकार्ट कह सकते थे. वी कैन नॉट बी ब्लाइंड टू देयर आइडेंटिटी कि वो एक्चुअल स्पिनोजा के लिए एक ही है रियलिटी में. तो ये सारे मसले पैदा होते हैं. इसके अलावा देयर इज फर्दर क्रिटिसिज्म के Spinoza is not able to explain instantaneous experience of humans. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी मेंटल वर्क में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यू आर थिंकिंग, यू आर क्लोज्ड योर आईज, एवरीथिंग, थिंकिंग अबाउट समथिंग. ये रियल एक्सपीरियंस की बात हो रही है कि एवरेज इंसानों का जो एक्सपीरियंस है, यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग और यू आर स्लीपिंग और समथिंग, एंटायर मेंटल एक्टिविटी कर रहे हैं आप कोई. डू यू गेट डिस्टर्ब बाय सडन और अनएंटिसिपेटेड नॉइज और नॉट? आपकी कंसंट्रेशन ब्रेक होती है कि नहीं? होती है. ये एक फिजियोलॉजिकल इंटरप्शन है मेंटल एक्टिविटी का. एक फिजिकल डिस्टरबेंस ने मेंटल एक्टिविटी को डिस्टर्ब किया. पैरेललिज्म फेल होता है इसको एक्सप्लेन करने में कैसे हुआ है. एक और क्रिटिसिज्म होता है स्पिनोजा का कि ही लीड्स टू अ कांसेप्ट कॉल्ड पैनसाइकिज्म. एंड मतलब इसको क्रिटिसिज्म कहें ना कहें, ये क्रिटिसिज्म एक्चुअली एम्पेरिकल है. एम्पेरिकल मतलब कि ये हमारे एक्सपीरियंस के खिलाफ है. अदरवाइज लॉजिकली इसमें कोई मसला नहीं है. स्पिनोजा वुड बी लाइक, हाँ ये तो सही बात है, आई एम ए पैनसाइकिस्ट, क्या दिक्कत है उसमें? क्या है ये? अगर हम पैरेललिज्म की थ्योरी एक्सेप्ट करें that every physical activity has to be accompanied by a parallel mental activity, whatever the level of the activity. So if we argue in this manner, then we are forced to accept that behind every physical activity there must be a parallel mental activity, whether the physical activity belongs to human organism or not. Agar if a ball is rolling, that means there is also a mental activity behind that rolling. And this would mean that there is mind in everything, everywhere. Or in other words, the notion of panpsychism. But this is not a fact. हमारी अंडरस्टैंडिंग नेचर की ऐसी नहीं है. ये था इनका डॉक्ट्रिन ऑफ एट्रीब्यूट्स. एट्रीब्यूट्स आर द एसेंस ऑफ द थिंग. तो यहाँ पे इनफाइनाइट एट्रीब्यूट्स है. अब तीसरी चीज है मोड. मोड इज द फॉर्म इन विच द एसेंस इज प्रोजेक्टिंग इटसेल्फ. The essence of cow is cowness, but the cow can be, say for example, sleeping. So it is, the cowness is appearing to us in the mode of sleeping. तो चल रही है, then the mode has changed. या brown color के, the mode is brown. Black color के, the mode is black. तो modes, ठीक. अब देखते हैं इसका description. The attributes, even when they do belong to the substance, ये हमारे फाइनाइट ह्यूमन एक्सपीरियंस में जो चीज़ें हैं उनको नहीं एक्सप्लेन कर पाते.
फाइनाइट वर्ल्ड में जो चीज़ें हैं हमारे सामने उसको एक्सप्लेन करने के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ मोड्स स्पिनोजा ही वीव्स दैट। हमारे लिए पहले से ही एक सवाल तो बन ही जाता है कि whether the finite modes can ever be derived from the substance and attributes in the light of his saying only the infinite can flow from infinite and only finite can flow from finite। तो जब सुपिनोजा ऐसी बात करते हैं कि फाइनाइट से फाइनाइट निकलेगा, इनफाइनाइट से इनफाइनाइट निकलेगा, तो हमारे सामने जो एक्सपीरियंस है हमारा फाइनाइट का, तो हम पहले ही वी आर स्ट्रक कि कैन वी इवन एक्सप्लेन इट इन द लाइट ऑफ हिज इनफाइनाइट एट्रीब्यूट्स। तो इसलिए हमारे लिए सुपरनोवा का एक्सप्लेनेशन ऑफ मोड्स इट कीप्स द नेचर ऑफ सब्सटेंस एज इनडिटर्मिनेट एज ऑब्सक्योर एज दे वर इससे पहले भी। तो मसला सिर्फ मेरे लिए नहीं है कि मुझे सुपरनोवा समझ नहीं आता, जॉर्डन पीटरसन ने एक बार मेरा मसला सॉल्व कर दिया था। बट आई एम नॉट सेइंग दैट फॉर सुपरनोवा एट ऑल बिकॉज ही इज हाईली रेस्पेक्टेड, सो आई वुड एक्सेप्ट मेजॉरिटेरियन व्यू इस चीज़ पे। By and large हमारा इत्तेफाक है that he was a great philosopher. Jordan Peterson talks about a certain philosopher, I don't know the name of that philosopher, and he says कि I read his book, I read it twice, thrice, I was not able to understand, and I read it like many times, but I was not able to understand. And I thought मतलब कुछ है मुझ में ही गड़बड़, or there is another possibility, maybe he doesn't make sense, that's why I don't understand. तो हमारे जो ऑथर हैं जिनको हम पढ़ रहे हैं वो भी यही कह रहे हैं कि इस चीज़ से कुछ होता नहीं है जो इन्होंने ये नया कंसेप्ट लाया, इससे और कॉन्ट्रडिक्शंस बढ़ती ही है। कहते हैं इसके बाद बट दैट वी विल लीव फॉर सम अदर टाइम, फॉर नाउ लेट अस फॉलो व्हाट ही सेज मोड्स के बारे में। कोटिंग सुपिनोजा, Spinoza says, by mode I understand affections of substance or that which is in another through which it is also conceived। ये टफ इंग्लिश वही है जो हमने अभी बोला कि मोड्स क्या है। जैसे सी समंदर, समंदर का कंसेप्ट हमारे सामने किसी फॉर्म में होता है हमेशा। इट कैन बी वेवी, इट कैन बी स्टैटिक, इट कैन बी सैलाइन, इट कैन बी फ्रेश वाटर, ये सारे इसके मोड्स हैं। यही कह रहे हैं सुपिनोजा, थ्रू विच इट इज ऑल्सो कंसीव्ड। They are to substance what the waves are to sea. These are shapes that would finally die away, that never actually were. They can never exist without the substance. Substance can exist without them, but they cannot exist without substance. इससे तो सिर्फ फाइनाइट वर्ल्ड एक्सप्लेन हुई, इसका लिंक इनफाइनाइट वर्ल्ड के साथ बनाने के लिए सुपिनोजा ने मोड्स में फर्दर एक एक्सप्लेनेशन डाल दी इनफाइनाइट मोड की, to reconcile the finite and the infinite. I don't know how is he able to do it, but let's see. Our author says he hopes to bridge this gulf between the infinite substance and finite things with the help of theory of infinite modes. As modes, they belong to the finite world, and as infinite, they belong to the order of substance. सुपिनोजा के खुद के वर्ड्स में every mode which exists both necessarily and as infinite must necessarily follow either from the absolute nature of some attribute of God or from an attribute modified by a modification which exists necessarily and as infinite. I wouldn't lie that I understand it. I do not. इससे आगे आप बढ़ते हैं, leaving it there. इसके बाद एपिस्टेमोलॉजी में 3 तरीके का इल्म की बात करते हैं सुपिनोजा, टॉक्स अबाउट 3 लेवल्स ऑफ नॉलेज, जो ये भी लगभग पैरेलल है शंकराचार्य की 3 लेवल्स ऑफ नॉलेज पे। पहला जो है उसको इमेजिनेशन बोलते हैं,
इमेजिनेशन से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो आपका सारा नॉलेज है आपके सामने, दैट इज़ इमेजिनेशन। दीज आर आइडियाज़ दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम सेंसेशन। जैसे एक दूसरे को हम देखते हैं, किताब देखते हैं, ये सारा जो है इमेजिनेशन है। यहाँ पे हमारे आइडियाज़ दे आर वेरी कंक्रीट, दे आर स्पेसिफिक, दे आर वेग, बट दे आर इनएडिक्वेट, फॉर वी नो थिंग्स एज दे अफेक्ट आवर सेंसेस। देखिए स्पिनोजा के लिए कैसे परसेप्शन वर्क करता है। स्पिनोजा के लिए परसेप्शन वर्क करता है कि हमारा माइंड, ये जो चीज़ें हैं ये अफेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को, देयर इज अ फिजिकल चेंज, एंड आवर माइंड हैज़ द नॉलेज ऑफ दैट थ्रू दिस फिजिकल चेंज। तो इसीलिए ये नॉलेज हमेशा किसका है माइंड के पास, ऑफ हाउ द बॉडी चेंज्ड, नॉट ऑफ द थिंग इटसेल्फ। तो इसलिए ये हमेशा इनएडिक्वेट नॉलेज है। इट इज़ नॉट ऑफ द थिंग, इट इज़ ऑफ हाउ द थिंग अफेक्टेड आवर बॉडी। ये स्पिनोजा का फंडामेंटल पॉइंट है। तो इसलिए ये इमेजिनेशन को रिजेक्ट करते हैं कि इट डज नॉट गिव अस ट्रू नॉलेज, इट इज़ गिविंग अस नॉलेज ऑफ व्हाट, ऑफ हाउ वी चेंज्ड व्हेन दैट थिंग केम इन फ्रंट ऑफ अस। टू गो बियॉन्ड द इमेजिनेशन इज टू गो इनटू द रेलम ऑफ रीजन। तो ये हो गया दूसरा लेवल इल्म का, सेकेंड लेवल ऑफ नॉलेज, रीजन। इसमें आता है आपका पूरा साइंटिफिक नॉलेज। और ये कैसे पॉसिबल है, बिकॉज वी शेयर, ऑल ऑफ ह्यूमन बींग्स, वी शेयर सर्टन एट्रीब्यूट्स of substance, and the phenomena in front of us, they also share certain forms of the attributes, and that's why we are able to do science. So there is in us what is in all other things. तो ये जो कॉमन प्रॉपर्टीज है चीज़ों की, so we are able to in our mind share the state of the other thing that is outside. तो इससे दूसरा लेवल ऑफ नॉलेज पॉसिबल हो पाता है। फिर तीसरा लेवल है, दिस लेवल ऑफ नॉलेज ही कॉल्स इंट्यूशन। इंट्यूशन इनके लिए है दैट विच, इसको आप पारमार्थिक लेवल कह सकते हैं शंकराचार्य का, जिससे हम रियलिटी एज ए होल को देखते हैं। थ्रू इंट्यूशन वी कैन ग्रास्प दिस होल सिस्टम ऑफ नेचर एज वन। एट दिस लेवल, जो जो हमने फर्स्ट लेवल पे पर्टिकुलर थिंग्स को देखा था, एट दिस लेवल we are able to see connections between them, how they come and merge into the same reality. पहले लेवल पे we saw them disconnected, now we see them as part of a scheme. In Spinoza's own words, this kind of knowledge proceeds from an adequate knowledge of the essence of things. और जब हम इस लेवल पे आते हैं, it is only possible because we have more and more knowledge of individual objects, because the objects are God. So when we become more and more conscious of things, we get more and more conscious of God, hence we get more and more perfect with type. स्पिनोजा आगे फिर इस बात को बढ़ाते हैं और कहते हैं कि द इनएविटेबल लव ऑफ गॉड, दिस इंटेलेक्चुअल लव ऑफ गॉड, ये पॉसिबल होता ही इसी वजह से, ये थर्ड लेवल ऑफ नॉलेज, थर्ड काइंड ऑफ नॉलेज, ये इंट्यूटिव नॉलेज से। वाई? बिकॉज दिस नॉलेज लीड्स टू प्लेजर। प्लेजर क्यों? प्लेजर फ्रॉम रियलाइजिंग दैट गॉड इज द कॉज, दैट कॉज, तो गॉड कॉज है, उसी में सब कुछ है, वही है, दैट ही इज द वाई, ही इज द हाउ, and he is the what of it. So what he means is that love of God resides not in the belief that he is omnipresent or omniscient and all, but in the fact that we are able to realize him to be eternal, to be pervading everything that there is. इसको स्पिनोजा इंटेलेक्चुअल लव ऑफ गॉड कहते हैं। तो ऑन दिस पॉइंट वी विल एंड टुडे सेशन। कल इसको फर्दर मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे।